गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम बाबू सर संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर पर अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ हम लोग रोजाना आप लोगों के लिए पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस अपने YouTube चैनल पर भेज रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने प्लास्टिक संश्लेषित रेशे इनके बारे में आप लोगों को बताया। संश्लेषित रेशे शुरुआत जहाँ से मैंने की थी उसको मैं एक बार फिर रिवाइज के तौर पे आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता यानी कि वस्त्र, और वस्त्रों से ही शुरुआत की थी कि वस्त्र के लिए रेशे की आवश्यकता होना बहुत जरूरी होता है। रेशे बहुत जरूरी होते हैं। इन कंडीशंस में अगर हम देखें तो रेशे एक संश्लेषित जो होते हैं, संश्लेषण का मतलब होता है जिनको संश्लेषित किया जाए, कृत्रिम तरीके से उनका निर्माण किया जाए। तो रेशे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित या कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे वो रेशे होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जैसे जूट, पटसन, रेशम का निर्माण, जूट, पटसन, इनके माध्यम से सूती वस्त्रों का, कॉटन का जो निर्माण किया जाता है, कपास का, वो हम प्राकृतिकता के अंतर्गत करते हैं। उनके अलावा यदि हम लोग बात करें संश्लेषित रेशों की, तो संश्लेषित रेशों में भी मैंने कल आप लोगों को कराए रेयॉन, पॉलिएस्टर, पीवीसी, इनके बारे में। इनके बाद में फिर मैंने इसी में आप लोगों को बताया कि प्लास्टिक क्या होता है और इसके उपयोग कितने प्रकार का होता है। तो प्लास्टिकों में मैंने बताया कि प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, ताप दृढ़ और ताप सुनम्य। ताप दृढ़ प्लास्टिक और ताप सुनम्य ऐसे होते हैं जिनको एक बार ढालने के उपरांत हम दोबारा से आसानी से काम में ले सकते हैं, नरम होते हैं। उसके अलावा ताप दृढ़ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको एक बार ढालने के उपरांत उन्हें दोबारा से सांसों में नहीं ढाला जा सकता, कठोर होते हैं। प्लास्टिकों में भी मैंने एक दो प्लास्टिक ऐसे बताए जिनका उपयोग हम सामान्यतः करते हैं, मेलेमाइन और बेकेलाइट। बेकेलाइट का प्रयोग खास करके इलेक्ट्रिक उपकरणों में किया जाता है, कुंजी वगैरह, स्विच बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं। मेलेमाइन का उपयोग, मेलेमाइन जो प्लास्टिक होता है अग्निरोधी होता है, यानी आग नहीं लगती। इस कारण उसका उपयोग आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनकी पोशाक का निर्माण करने के लिए किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। उसके अलावा और भी प्लास्टिकों में आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की परत भी नॉन स्टिक बर्तनों पर या कढ़ाई पर चढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। बात की जाए संश्लेषित रेशों के गुणधर्म की, तो संश्लेषित रेशे जो होते हैं इनके गुणधर्म जो अगर हम देखें तो इनके गुणधर्मों में मुख्य रूप से इनमें एक तो चमक होती है, अच्छे चमकते हैं संश्लेषित रेशे। दूसरा प्रत्यास्थ होते हैं, प्रत्यास्थ व मजबूत। वजन में ये हल्के होते हैं, वजन में हल्के होते हैं। उनके अलावा सस्ते पाए जाते हैं। बाजार के अंतर्गत अगर हमको खरीदने जाएं तो ज्यादा महंगे दामों में नहीं मिलते, आसानी से सस्ते, कम कीमत पर ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और बाजार में आसानी से उपलब्ध होने की प्रक्रिया होती है। डियर स्टूडेंट्स, संश्लेषित रेशों के गुणधर्मों के बाद में पदार्थ के रूप में मैंने कल आपको प्लास्टिक का जो रूपांतरण कराया। प्लास्टिक एक तरीके रेखांकन कंडीशन होती है, बहुलक का रूप होते हैं। बहुलक के बारे में मैंने बताया था, बहुलक प्रश्न आ जाता है पेपर में हर वर्ष, लगभग 1-2 साल में ये प्रश्न आने लग जाएगा। और अब की बार जहाँ तक आएगा कि ना बहुलक क्या होते हैं, तो बहुलक जो शब्द होता है अंग्रेजी के पॉलीमर शब्द से बना है, जो 2 भागों में विभाजित होता है, पॉली प्लस मर। पॉली शब्द का मतलब होता है अनेक और मर शब्द का मतलब होता है इकाइयां। पॉलीमर शब्द से मिलकर के बनता है। इसमें ये जो इकाइयां होती हैं संश्लेषित रेशों के अलावा, बहुलकों के अलावा, तो अब हम आ जाते हैं प्लास्टिक, विकल्प का पदार्थ एक प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक को हम एक विकल्प के रूप में, धातुओं की अपेक्षा हम इसको अब ज्यादातर काम में अपने दैनिक दिनचर्या में अपने हम लोगों ने इसको समाहित कर लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब एक विकल्प बना लिया हमने कि हमको यदि कोई वस्तु ऐसी लग रही है, भारी वजन में लग रही है, तो चलो प्लास्टिक के पात्र ले आते हैं, वो हल्के होते हैं। तो प्लास्टिक एक विकल्प का पदार्थ बन गया। उसके कौन कौन से कारण है जो हमने इसको विकल्प के रूप में बनाया? तो पहला कारण है इसका प्लास्टिक
अनअभिक्रियाशील होता है। यानी कि प्लास्टिक की जो होती है क्रिया, ये क्रिया नहीं करता किसी भी कंडीशन में। प्लास्टिक लंबे समय तक गलते नहीं है, सड़ते नहीं है, इन पर क्रिया नहीं होती, संक्षारण नहीं होता, प्राकृतिक प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती। लंबे समय तक हम इनको उपयोग में ले सकते हैं, समाप्त नहीं होते। तो ये अनअभिक्रियाशील, यानी कि इनके साथ में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया देखने को नहीं मिलती, रासायनिक दृष्टिकोण से कोई क्रिया देखने को नहीं मिलती। दूसरा है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक का पात्र हल्का होगा, प्रबल होगा यानी मजबूत होगा और चिरस्थायी होगा। जैसे धातु के तौर पर हम कोई पात्र लें, धातु का पात्र उदाहरण के तौर पे एक बाल्टी ले ली गई, लोहे की बाल्टी, एक धातु है लोहा, आयरन, एक आयरन है और एक प्लास्टिक है, दोनों की एक बाल्टी ली है। इस बाल्टी में से आयरन की बाल्टी में भार क्या होगा? ज्यादा, और यहां भार कैसा होगा? कम। तो जितना इस आयरन की बाल्टी में वजन है भरी हुई बाल्टी में, उतना खाली बाल्टी में यहां आयरन की बाल्टी में हो जाता है जितना इसके भरी हुई बाल्टी में। एवरेज वजन अगर हम देखें तो वजन भारी, अत्यधिक भारी होती है तो उठाने में। दूसरी बात आती है प्रबल, यानी कि मजबूत भी होती है। लोहे की बाल्टी को यदि किसी ऐसे पात्र, ऐसे स्थान से डाल दिया जाए, वो खराब हो जाएगी, टूट भी सकती है। लेकिन प्लास्टिक, आजकल ऐसे प्लास्टिक बनने लग गए हैं जिन प्लास्टिकों में बहुत प्रबलता होती है, बहुत मजबूत होते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं। और चिरस्थायी, यानी कि लंबे समय तक उपयोग में लिए जा सकते हैं। चिरस्थायी होते हैं प्लास्टिक का उपयोग, ये लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सकता है। जबकि धात्विक रूप से अगर लोहे वगैरह की बाल्टी होती है, उस बाल्टी को यदि हम लोगों ने उपयोग में लिया है, अगर बाहर गलती से भी रह जाती है तो उस पर जंग वगैरह लग जाती है, संक्षारित हो जाती है और एक निश्चित समय में, एक कम समय में वो समाप्त हो जाती है। लेकिन हम प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह, प्लास्टिक के पात्र बहुत लंबे समय तक उपयोग में लिए जा सकते हैं, डिब्बे वगैरह जो होते हैं। तीसरा होता है प्लास्टिक को चालक होता है। ये भी एक इसका उपयोग दृष्टिकोण होता है, प्लास्टिक को चालक होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की चालकता नहीं पाई जाती। ना तो इसमें धातुओं की चालकता होती है, ना इसमें ताप की चालकता होती है। ना तो इसमें ताप की चालकता होती है और ना इसमें विद्युत की चालकता होती है। विद्युत, ताप और विद्युत दोनों के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। यानी कि धूप में यदि गलती से भी कोई पात्र रखा रह जाता है तो आसानी से गर्म नहीं होता। और दूसरा, विद्युत धारा भी यदि अगर हम देखें तो धातु का अगर कोई पात्र है तो उसमें आसानी से विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी, आसानी से विद्युत धारा आ जाती है, कुछ आसान सुचालक हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह के जितने भी उपकरण बने हुए होते हैं, उन उपकरणों में विद्युत की चालकता नगण्य होती है। और ताप की चालकता भी कैसे पाई जाती है डियर स्टूडेंट्स? नगण्य पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये कि धातु ताप और विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। और प्लास्टिक ताप और विद्युत की कैसी होती है? कुचालक होती है। इनके बाद में आता है प्लास्टिक एवं पर्यावरण। डियर स्टूडेंट्स, प्लास्टिक और पर्यावरण की यदि बात की जाए तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ये लंबे समय तक हमारे वायुमंडल में बना रहता है। वायुमंडल के अंदर हम लोग देखते हैं दैनिक दिनचर्या की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जैसे पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग हम लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये पॉलीथीन की थैलियां, उसके अलावा प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह जो भी हैं, प्लास्टिक से बने हुए उपकरण हैं, प्लास्टिक के पदार्थ हैं, बोतल वगैरह है प्लास्टिक की, ये जितने भी मैं वस्तुओं के नाम दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये सभी पदार्थ वायुमंडल में काम में लेने के बाद हम लोगों द्वारा फेंक दिए जाते हैं। और फेंकने के उपरांत ये वायुमंडल में लंबे समय तक बने रहते हैं, खराब नहीं होते, समाप्त नहीं होते जल्दी से। तो ये हमारी प्रकृति में हानिकारक प्रभाव छोड़ना शुरू कर देते हैं। हमारी मृदा के अंतर्गत अनउपजाऊपन आ जाता है और जीव जंतु इनको खा जाते हैं। तो अनावश्यक रूप से खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो भी इनके द्वारा काल के गाल में समा जाते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को जितना हो सके उतना प्लास्टिक का जो उपयोग है वो अत्यधिक कम मात्रा में करना चाहिए। पॉलीथीन की अपेक्षा हम कैरी बैग के रूप में हम जूट वगैरह का थैला साथ में मार्केट लेके जा सकते हैं। प्लास्टिक के डिब्बों की जगह हम चीनी मिट्टी के पात्र काम में ले सकते हैं। प्लास्टिक की स्थान पर हम अपना एक साधन, एक निश्चित कैरी बैग लेकर के बाजार में कपड़े का या वस्त्र किसी भी पदार्थ का, कपड़े वगैरह का बना करके और हम उसको ले जा सकते हैं कैरी बैग के रूप में, जिसमें हम सामान लाया और ले जाया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लास्टिक का उपयोग हम लोगों के लिए
सर्वाधिक हानिकारक होता है, हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होता है, जीव जंतुओं के लिए भी ये हानिकारक होता है। प्लास्टिक पर्यावरण का जहां तक सवाल है तो जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। जैव निम्नीकरण वो पदार्थ होते हैं जो वायुमंडल में आसानी से समाप्त हो जाते हैं, वायुमंडल में आसानी से समाप्त हो जाते हैं, वो तो होते हैं जैव निम्नीकरणीय। और अजैव निम्नीकरणीय जो वायुमंडल में लंबे समय तक बने रहते हैं, वायुमंडल में लंबे समय तक बने रहते हैं, वो अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और ये कहलाते हैं जैव अनिम्नीकरणीय, और ये कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। उदाहरण के तौर पर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में जैसे फल सब्जी के छिलके हैं, हम लोगों द्वारा डाल दिए जाते हैं, आसानी से अपघटित हो जाते हैं जीवों के, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। मलमूत्र उत्सर्जन किया गया है, आसानी से अपघटित हो जाता है। खाने पीने के जितने भी पदार्थ हैं आसानी से विघटित हो जाते हैं। तो इसमें मल मूत्र, कागज, जूट, कपड़े ये आसानी से निम्नीकृत हो जाते हैं। फल सब्जियां के छिलके। लेकिन डियर स्टूडेंट, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक। ये अजैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय यानी कि जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं होते, समाप्त नहीं होते, और ये जीवों द्वारा आसानी से निम्नीकृत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों के लिए प्लास्टिक एक तरीके से अभिशाप है, ना कि वरदान। इसलिए जितना हो सके हमें 5R सिद्धांत का उपयोग ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। 5R, अब तक हम लोग पढ़ते थे 4R, 3R, लेकिन अब सिलेबस के अंतर्गत इसको 5R कर दिया है। 5R में पहला है उपयोग कम करिए, रिड्यूस, उपयोग कम कीजिए, यानी जितना हो सके उतना प्लास्टिक का उपयोग हम लोगों द्वारा कम किया जाए। दूसरा है रीयूज, यानी कि दोबारा से उपयोग कीजिए। हम लोगों द्वारा कोई माना उदाहरण तौर पर प्लास्टिक का कोई पात्र या कोई पदार्थ लाया गया है तो हम उसका दोबारा से उपयोग कर सकते हो। तीसरा है पुनः चक्रित, उसको गला करके या किसी भी तरीके से उसका चक्रण किया जाए और उसको उपयोग में लिया जाए और पुनः प्राप्त कीजिए, और पुनः चक्रित करने के बाद में उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद में एट लास्ट एक और जोड़ दिया इसमें रिफ्यूज, यानी कि उपयोग बिल्कुल ना करें। प्लास्टिक का उपयोग ये सबसे ज्यादा है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हम जितना भी हो सके वातावरण के प्रति पर्यावरण मित्र बनने का कार्य करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य करें, पर्यावरण को संरक्षित रखने का कार्य करें। इसलिए क्योंकि पर्यावरण जीवों के लिए जितना शुद्ध होगा उतना ही लाभदायक होता है, इसलिए जितना भी हो सके उतना इसके 5वें पॉइंट पर विशेष करके ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स कि प्लास्टिक का जितना हो सके उतना उपयोग ना किया जाए। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूं ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, घर में रहें, सुरक्षित रहें और समय के साथ अध्ययन करें। धन्यवाद।